वन शॉट एनसीईआरटी सीरीज। आज का हमारा चैप्टर रहेगा लिविंग वर्ल्ड। तो बचपन से आपने पढ़ा है भाई, किसी भी चीज के पास अगर लाइफ है, इसको एनसीईआरटी ने कहा है ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। एक एज के बाद जो भी ग्रोथ चलती है या सेल डिवीजन चलती है, इनमें सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लिविंग्स इंटरनली ग्रो करते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे शरीर में होते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो ऑल द वंडरफुल किड्स, कैसे हैं सबके सब? सारे प्यारे प्यारे बच्चे, हल्के हल्के शरारती शैतान बच्चे, लेकिन प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं सबके सब? आई अग्रिम जैन, योर एनसीईआरटी डिकोडर, वेलकम्स यू टू योर वन शॉट एनसीईआरटी सीरीज। आज का हमारा चैप्टर रहेगा लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत जनरलाइज सा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। बेसिक बातें बताइए कि भाई लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, ऐसी ही चीजें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं। ठीक है, तो जैसा कि वन शॉट सीरीज है तो पूरा का पूरा चैप्टर हम एक बार में कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहला सवाल यहां पे एनसीईआरटी करती है भाई, व्हाट इज लिविंग। तो बचपन से आपने पढ़ा है भाई, किसी भी चीज के पास अगर लाइफ है तो आप उसे लिविंग बोलते हो। अगर वो चीज मूव कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, वहां पे सेल होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है, कॉन्शियसनेस होती है, तो आप बोल देते हो वो चीज लिविंग है। और दूसरी चीज आप बोल देते हो नॉन लिविंग है। ये पेन नॉन लिविंग है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो जब लिविंग को एनसीईआरटी ने कहा कि डिफाइन करना है तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स। बचपन में 5th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। एनवायरमेंट से जो सिग्नल मिलता है उसे स्टिमुलस कहते हैं, और ऑर्गेनिज्म जो इन रिटर्न में एक्टिविटी करता है उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे लिविंग्स के यूनिक फीचर हैं। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स, जैसे मेटाबॉलिज्म, नेचुरली अकरिंग जो केमिकल रिएक्शंस है सेल के अंदर, वो मेटाबॉलिज्म है। सेल्फ रेप्लिकेट, एक सेल से दूसरा सेल अपने आप ही बन रहा है। सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप एक जाइगोट से एम्ब्रियो ऑर्गेनाइज होता है। एम्ब्रियो से अपने आप सेल्स डिसाइड करते हैं, अच्छा हम ब्रेन बनेंगे, हम स्टमक बनेंगे, हम इंटेस्टाइन बनेंगे, हम लंग्स बनेंगे, हम आपका स्किन बनेंगे, हम आईज बनेंगे। तो सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस, आपस में चीजें इंटरैक्ट कर रही हैं। इमर्जेंस का मतलब है न्यू प्रॉपर्टीज अराइज होना। इमर्जेंस का मतलब है न्यू प्रॉपर्टीज आर इमर्ज्ड। कहने का मतलब है, हम सब ये जानते हैं कि सेल मिलकर एक टिश्यू बनता है। अब बॉडी के सारे सेल्स एक सिंगल टिश्यू तो नहीं है, अलग अलग सेल से अलग अलग टिश्यू बनी है। क्यों? क्योंकि जब सेल्स इंटरैक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टीज जब इमर्ज होंगी तो उससे एक अलग टिश्यू बनेगी। अलग अलग टिश्यूज जब इंटरैक्ट करेंगी तो एक ऑर्गन की प्रॉपर्टी इमर्ज होगी। अलग अलग ऑर्गन्स इंटरैक्ट करेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम की प्रॉपर्टी इमर्ज होगी। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पे इंटरैक्शन के साथ साथ न्यू प्रॉपर्टीज इमर्ज होती हैं। तो इंटरैक्शन एंड इमर्जेंस। ठीक है, फिर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या बोला इन्होंने कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। अब ग्रोथ मास के इंक्रीज में भी हो सकती है, वेट इंक्रीज हो रहा है, या नंबर का इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, इसको एनसीईआरटी ने कहा है ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ को समझाने के लिए दो फीचर्स यूज किए जाते हैं, नंबर में और मास में। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अगर आप बात करते हो एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म की, तो वो सेल डिवीजन से ग्रो करेगा। प्लांट की हमने बात कर रखी है, वहां पे जो सेल डिवीजन है कॉन्टिन्यूअसली होता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन के अंदर एक ऑरेंज बॉक्स में एनसीईआरटी ने यह सवाल किया था कि क्या प्लांट और एनिमल में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है या नहीं। तो आंसर है कि यस, प्लांट्स में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। एनिमल में लिखा है कि ये ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज होती है। एक एज के बाद जो भी ग्रोथ चलती है या सेल डिवीजन चलती है वो सिर्फ इंजुरी को रिकवर करने के लिए होती है, सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए होती है। ठीक है,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी कैसे ग्रो करेंगे? सेल डिवीजन से करेंगे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में एनसीईआरटी ने यही कहा था कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट को फॉलो करके जो जेनेटिक कंट्रोल में होता है, सेल ग्रो करता है फिर इवेंचुअली डिवाइड करता है। तो मल्टी सेल में भी ग्रोथ हो रही है, यूनिसेल में भी ग्रोथ हो रही है। फिर इन विट्रो कल्चर, इन विट्रो का मतलब होता है जब आप लैब में चीजें करते हो तो नंबर ऑफ सेल्स को माइक्रोस्कोप में काउंट करते जाओ, पता चलता जाएगा ग्रोथ हो रही है या नहीं। फिर उन्होंने क्या कहा, हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब उन दोनों के जीवन में ये इवेंट होंगे, ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअल हैं लेकिन एक्सक्लूसिव। ग्रोथ एक अलग चीज है, रिप्रोडक्शन एक अलग चीज है। अगर हम बात करते हैं किसी यूनिसेल ऑर्गेनिज्म की, तो ये एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है, इसको मैंने बोला पेरेंट। इसने सेल डिवीजन करके बना दिए 2 डॉटर सेल्स, ये बन गए हमारे डॉटर सेल। तो अब अगर इस एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, एक पेरेंट से अगर 2 डॉटर सेल बन रहे हैं तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो रहा है, तो ये ग्रोथ है। प्लस पेरेंट से अगर बच्चे बन रहे हैं तो यही रिप्रोडक्शन भी है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म के लिए हम बोलते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। कहने का मतलब है इनमें चाहे ग्रोथ बोलो चाहे रिप्रोडक्शन बोलो, दोनों सेम बात है। इनमें सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन से ही यूनिसेल डिवाइड कर रहा है। लेकिन मल्टी सेल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स की, जिनका नेचर है मेरे बच्चे मल्टी सेलुलर, तो इनमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। वहां पे ग्रोथ का मतलब रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का मतलब ग्रोथ नहीं है। एक जाइगोट है, उसने एम्ब्रियो बनाया, वो खाली ग्रोथ है। एम्ब्रियो से एक फीटस बना, वो खाली ग्रोथ है। फीटस से 5 साल का बच्चा बना, खाली ग्रोथ है। 5 से 20 साल का बच्चा बना, 20 साल का चलो बच्चा नहीं बना, 20 साल का अडल्ट बना, वो भी खाली ग्रोथ है। अब वो 20 साल का जो अडल्ट है, एक मेल और एक फीमेल जब रिप्रोडक्शन करेंगे, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा और जब एक नया जाइगोट बनेगा, वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो मल्टी सेल में ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली होंगे उसके लाइफ में। म्यूचुअल मतलब होना, एक साथ प्रेजेंट होना, दोनों होंगे लेकिन दोनों एक्सक्लूसिव अलग अलग इवेंट है। यूनिसेल में दोनों सेम इवेंट को कहते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम बॉडी मास का इंक्रीज ग्रोथ कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब नॉन लिविंग में भी आप कह सकते हो कि ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक शुगर सॉल्यूशन है, तुम उसमें एक चीनी का टुकड़ा धागे से बांध के लटका के छोड़ देना, अगले दिन तुम देखोगे वो चीनी का टुकड़ा काफी बड़ा हो चुका होगा। कैसे? शुगर पार्टिकल सरफेस पे चिपक के साइज बड़ा कर देंगे, मास इंक्रीज कर देंगे, तो वो ग्रोथ है। माउंटेन्स, बोल्डर, सैंड माउंट्स, भाई कोई स्नो माउंटेन है, बर्फ का पहाड़ है, तो बर्फ गिरेगी तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, बर्फ पिघलेगी साइज छोटा हो जाएगा। बोल्डर, चट्टाने, चट्टानों पे वेदरिंग होगी, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो चट्टान छोटी हो जाएगी। अगर वेदरिंग ऑफ रॉक नहीं हो रही है, आसपास हवा वगैरह चल रही है, मिट्टी उड़ के उसके ऊपर इकट्ठा होती जा रही है, तो बोल्डर का साइज बड़ा भी हो सकता है। सैंड माउंड, जैसलमेर वगैरह कभी जाओ, अपने कैंप से डेली सुबह उठ के फोटो खींचना, हर दिन वो जो रेत के टीले हैं उन्हें सैंड माउंट कहते हैं, उनका साइज ऊपर नीचे होता रहता है। तो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग, क्योंकि मास को आपने क्राइटेरिया लिया है तो नॉन लिविंग्स में मास का चेंज दिखता है, तो उसके हिसाब से आपको कहना पड़ेगा कि ग्रोथ है। लेकिन यहां पे ग्रोथ क्यों होती है? सरफेस पे चीजों के अक्यूमुलेशन से होती है। मैंने कहा एक मिश्री है, मिश्री या चीनी का पार्टिकल, उस पर चीनी ऊपर से चिपकती जा रही है। एक पहाड़ है, बर्फ ऊपर से गिरती जा रही है। लिविंग्स की जो ग्रोथ होती है,
लिविंग की जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। लिविंग्स एक्सटर्नली ग्रो नहीं करते, लिविंग्स इंटरनली ग्रो करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग्स की जो ग्रोथ है, नॉन लिविंग्स की जो ग्रोथ है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ है। इसीलिए नॉन लिविंग्स की ग्रोथ रिवर्सिबल होती है। बर्फ का पहाड़ सर्दियों में बड़ा, गर्मियों में छोटा हो जाता है। रेत के टीले हवा चलने से बड़े या छोटे हो जाते हैं। लेकिन लिविंग्स की जो ग्रोथ है वो इररिवर्सिबल है। ऐसा नहीं होगा कि आपका एक 5 साल का जो बच्चा है वो रिवर्स होकर छोटा सा वापस फीटस बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये लिखा हुआ इन्होंने, लिविंग्स की ग्रोथ अंदर से होती है, नॉन लिविंग्स की ग्रोथ बाहर से होती है। तो ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग मतलब है एक यूनिक प्रॉपर्टी जो लिविंग्स के अलावा कोई और दिखाता ही ना हो। तो ग्रोथ को ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। ठीक है, द कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी एक्सप्लेन्ड। आपको ये बताना पड़ता है कि किस कंडीशन में लिविंग्स के अंदर ग्रोथ पाई जाती है। तब हम देखते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग सिस्टम्स का। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। अगर वो चीज नॉन लिविंग है, डेड हो चुकी, तो उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक। रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग नहीं कहा है। डिफाइनिंग का मतलब होता है कि वो सिर्फ लिविंग्स में हो, सिर्फ लिविंग्स में हो और सारे लिविंग्स में हो, तो उसको आप कहोगे डिफाइनिंग फीचर, कि ये तो इसके अलावा कहीं और पाया ही नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि स्नेक के पास जहर होना, सांप के पास जहर होना कैसा फीचर है? उसका डिफाइनिंग फीचर है या उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? करेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग नहीं। डिफाइनिंग का मतलब होगा कि वो सिर्फ सांपों के पास है। बहुत सारी मछलियां हैं, उनमें जहर हो सकता है, मेंढक में जहर हो सकता है, प्लांट्स में जहर हो सकता है। तो जहर होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्नेक का, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग्स का। मल्टी सेल में रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब था बच्चे, मोर और लेस सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कह रहे हैं कि अगर हम जब भी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनवेरिएबली, बिना वेरिएशन के, इम्प्लिसिटली मतलब बिल्कुल ओपनली, हम हमेशा ये कहते हैं कि हम रिप्रोडक्शन का मतलब बाय डिफॉल्ट सेक्सुअल लेके चल रहे हैं। लेकिन हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। फंगस है, स्पोर बना बना के रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा, उनमें बडिंग हो सकती है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में तुमने देखा है 3 पार्ट में काट दो, तीनों पार्ट से न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा। ट्रू रीजनरेशन, हर फ्रैगमेंट से पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो उसको ट्रू रीजनरेशन का। छिपकली में ट्रू रीजनरेशन नहीं है, लिजर्ड में ट्रू रीजनरेशन नहीं है। कटी हुई पूंछ से नई छिपकली नहीं आ सकती, छिपकली से खाली पूंछ रीजनरेट हो सकती है। फंगस, फिलामेंटस एल्गी, मॉसेस का प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। जो मॉस होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स के कुछ मेंबर्स हैं जिन्हें मॉस कहते हैं, वो अपने स्पोर से एक धागा निकालते हैं, उसे कहते हैं प्रोटोनीमा। इन सब में हमें फ्रैगमेंटेशन मिल सकती है। तो कितनी सारी वैरायटी दी एनसीईआरटी ने कि एसेक्सुअल में स्पोर बन सकता है, बडिंग हो सकती है, रीजनरेशन हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन हो सकता है। इसके अलावा व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया है, एल्गी है, अमीबा है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। जो मैंने अभी कहा था कि इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं। सेल के नंबर का ही इंक्रीज उनका रिप्रोडक्शन है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। Hence, we notice that in single cell organism, we are not clear about the usage of the term growth and reproduction. Growth ही reproduction है, reproduction ही growth है।
फिर उन्होंने कहा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल म्यूल, स्टेराइल हाइब्रिड है हमारा, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि ये नॉन लिविंग हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। वो एक जनरल कैरेक्टर है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ऑफ कोर्स कोई भी नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। कोई भी नॉन लिविंग चीज अपनी खुद की कॉपी नहीं बना सकती, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसको भी डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? करेक्ट, क्योंकि कुछ लिविंग्स में से भी एब्सेंट पाया जाता है। ऑलराइट, फिर एक और फीचर है मेटाबॉलिज्म। क्या लिखा है? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने होते हैं, केमिकल्स के बने होते हैं। छोटे केमिकल, बड़े केमिकल, पढ़ते हैं ना, माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल्स, कितना कुछ होता है। क्लास साइज फंक्शन के बेसिस पर आप उन्हें बायोमोलिक्यूल्स में डिवाइड करते हो। यही जो सारे के सारे केमिकल कन्वर्जन्स हैं, इन्हीं को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। भाई ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चेंज हो जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेम टाइम पर हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलती हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर। सारे प्लांट, एनिमल, फंगस, माइक्रोब्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे शरीर में होते हैं सब मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। किसी भी नॉन लिविंग में आपको ना तो रिप्रोडक्शन मिलेगा, ना ही मेटाबॉलिज्म, ना ही सेल की ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी। कीवर्ड हाईलाइट कर दे रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेटेड। ये नहीं लिखा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन अकर आउटसाइड द बॉडी। अपने आप नहीं हो सकते वो, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करा रहे हो, आप ऐसा सेटअप लगाओगे कि वो हो पाए। इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बड़ी मजेदार लाइन है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ये डेमोन्स्ट्रेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लैक्टोज ले रखा है, लैक्टोज शुगर लिया है, मान लेते हैं ये मेरा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के से अंदर से आपने बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम निकाल लिया। बैक्टीरिया के अंदर से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम आपने निकाला और इस एंजाइम को अब आप इस टेस्ट ट्यूब में डाल दो। जो पीएच चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए वो आप दे दो, तो ये एंजाइम इस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज गैलेक्टोज बना देगा। तो ये नेचुरली अकरिंग प्रोसेस नहीं है, लेकिन आपने इस प्रोसेस को किसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। आपने शो किया है कि ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में कराई जा सकती है, इसलिए इनको कह रहे हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी। ये क्योंकि एक लिविंग एंजाइम, एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट कहते हैं, एंजाइम की मदद से ये हो रहा है, तो इसलिए इसको ना ही आप लिविंग कहोगे ना ही आप इसे नॉन लिविंग कहोगे। ठीक है, लेकिन ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो इन विट्रो हो रहे हैं, ये लिविंग थिंग नहीं है, बट इनको आप लिविंग रिएक्शन कहोगे। दे आर नाइदर लिविंग नॉट नॉन लिविंग, बट दे आर श्योरली लिविंग रिएक्शंस। ये अपने आप में लिविंग बीइंग नहीं है, ये अपने आप में नॉन लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बना सकता है। आप आर्टिफिशियली एंजाइम बना नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, मेटाबॉलिज्म को लिखा है कि वो डिफाइनिंग फीचर है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विदाउट एक्सेप्शन। आइसोलेट करके जो रिएक्शंस करा रहे हैं, ना ही वो प्योरली लिविंग है ना ही वो प्योरली नॉन लिविंग है, बट उसके लिए आप बोलोगे कि वो एक लिविंग रिएक्शन है। तो सेल का ऑर्गेनाइजेशन, सेल में ही सारी चीजें हो रही हैं। सेल चैप्टर में हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी। सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल के अंदर होगा। तो आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर हुआ,
ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन खाली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग्स भी दिखा सकते हैं और रिप्रोडक्शन लिविंग्स में से भी एब्सेंट हो सकता है। फिर मोस्ट ऑब्वियस लेकिन टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग को, एनवायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्स दे सकते हैं फॉर द एनवायरमेंटल स्टिमुलस। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है। बहुत ठंडी है, अब तुम्हारी बॉडी कांप रही है, एक फिजिकल रिस्पॉन्स है। ठीक है, तुमने कोई चीज खाई, तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई, स्टमक अपसेट हो चुका है, तो वो तुम्हारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है। ठीक है, अगर तुमको कोई इंफेक्शन हो गया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तुम्हारे अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो रही हैं, वो केमिकल रिस्पॉन्स है। सो वी सेंस आवर एनवायरमेंट थ्रू द सेंस ऑर्गन्स। प्लांट के पास हमारे जैसा सेंस ऑर्गन नहीं है, लेकिन प्लांट भी लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पोल्यूटेंट सबके लिए रिएक्ट करते हैं। इसीलिए लिखा है कि ऑब्वियस लेकिन कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक, सब के सब दे कैन सेंस एंड दे कैन प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी ये काम कर सकते हैं। एक इसका एग्जाम्पल दिया है फोटो पीरियड। फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन। तो लाइट की ड्यूरेशन, जो सीजनल ब्रीडर्स हैं, जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही बच्चे पैदा करते हैं, तो लाइट का ड्यूरेशन उनको अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे प्लांट्स हैं जो खाली विंटर में फ्लावर करेंगे, कई सारे प्लांट्स हैं जो खाली समर में फ्लावर करेंगे, है कि नहीं? तो समर में भी वो लाइट की ड्यूरेशन मेजर कर रहा है, विंटर फ्लावरिंग वाला विंटर में लाइट की ड्यूरेशन मेजर कर रहा है। ऐसी एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स के बच्चे समर्स में पैदा होते हैं, कुछ के विंटर्स में पैदा होते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन हैंडल केमिकल्स एंटरिंग द बॉडी। किसी भी जानवर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई केमिकल जा रहा है, तो बॉडी केमिकल को हैंडल करेगी, या तो उस केमिकल के रिस्पॉन्स में मर जाएगी, या फिर उस केमिकल को डिस्ट्रॉय करके बॉडी से बाहर निकाल सकती है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, इसी को हम बोलते हैं अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, दिस अवेयरनेस इज रेफर्ड एज कॉन्शियसनेस। ये जो सारी की सारी अवेयरनेस है ना, कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये सारी क्या है? कॉन्शियसनेस है। सुबह सुबह होती है, चिड़िया जग जाती है, खाना ढूंढने निकल जाती है, शाम होते होते वापस आ जाती है। तो चिड़िया को पता है, वो सेंस कर रहा है एनवायरनमेंट को। लेकिन ह्यूमंस जो हैं, सिर्फ ह्यूमंस हैं जो अपने बारे में जानता है, जो सेल्फ कॉन्शियस है। तो एक होती है अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग, जो कॉन्शियसनेस है, ये हर ऑर्गेनिज्म के पास है। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपने बारे में जानना, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर दांत कितने हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कितने सारे सिस्टम्स हैं, तुम्हारे अंदर पता है तुम्हें कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। कुत्ते, बिल्ली, जानवरों को ये थोड़ी पता है उनके बारे में। तुम्हें पता है प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम क्या है, प्लांट को थोड़ी पता है उसके बारे में। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस का फीचर है, किसी और का नहीं। सेल्फ कॉन्शियसनेस को इंटेलिजेंस से कंफ्यूज मत करना। बच्चे यहां पे बड़ा कंफ्यूजन लेते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है उसका मतलब है फीलिंग्स होना। फीलिंग्स तो कई सारे जानवरों के पास भी है, बट इंटेलिजेंस और फीलिंग का मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है अपने बारे में चीजें पता होना। किसी भी जानवर को उसके बारे में चीजें पता नहीं है। अगर तुम्हारा एक कुत्ता है, कुत्ते का नाम है क्या रखें? रॉकी रख देते हैं। अब तुमने बोला रॉकी आओ, रॉकी आ जाता है। तो तुमने बचपन से उसको बार बार बोला रॉकी रॉकी रॉकी, और तुम उसकी तरफ देखते हो, इशारे करते हो। वो उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, वो उसका कॉन्शियसनेस है। तुम उसके लिए एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस हो। उसे दिखता है कि अच्छा, जब रॉकी बुला के मुझे देखते हैं तो इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ करूं, इसीलिए वो आ जाता है। ठीक है, फिर अगेन जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लिविंग स्टेट को डिफाइन करना। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। तुम्हें पता है बहुत सारे पेशेंट्स हैं हॉस्पिटलों में जो कोमा में है, और ये कैसे होते हैं?
वर्चुअली सपोर्टेड होते हैं मशीन से, जो उनके हार्ट्स और लंग्स का काम रिप्लेस कर देते हैं। आर्टिफिशियली हार्ट को काम करा रहे हैं, आर्टिफिशियली लंग्स काम कर रहे हैं। तो अभी जो कोमा पेशेंट है, उनका ब्रेन तो काम नहीं कर रहा, तो उनके पास कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तो अब ऐसे पेशेंट्स को जो वापस नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते, उसको लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग, तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है। इसको समझ लो, ये बिल्कुल ह्यूमन का वायरस वर्जन है। ये सेम टाइम पर लिविंग भी है, सेम टाइम पे डेड भी है। कैसे? तुमने मशीन का तार निकाल दिया, थोड़ी देर बाद मर जाएंगे, लेकिन जब तक मशीन का तार लगा है तब तक ब्रेन को छोड़ के बाकी हर जगह एक्टिविटी हो रही है, सब कुछ चल रहा है बॉडी में नॉर्मल, सारे सेल्स जिंदा भी रह रहे हैं। तो सेम टाइम पर वो लिविंग नॉन लिविंग के बीच में कोएग्जिस्ट करते हैं। फिर इन्होंने लिखा है हायर क्लास पे, आप पढ़ोगे कि सारे लिविंग फिनोमेना इंटरैक्शंस की वजह से होते हैं। टिश्यूज की प्रॉपर्टी उसके सेल्स के अंदर नहीं है। टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है, अकेला सेल वो काम नहीं कर सकता, मिलके ही वो पूरा काम चलेगा। ठीक है? इट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। सिमिलरली किसी ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी उसके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरोप्लास्ट एज अ होल काम कर सकता है, लेकिन अकेला क्लोरोफिल काम नहीं कर सकता। सेम चीज, आपका वो जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर आपने क्लोरोप्लास्ट को सेल के लीफ के अंदर से निकाल के अकेला रख दिया, क्लोरोप्लास्ट को लीफ के अंदर से निकाल के अकेला रख दिया, तो वो सारे काम नहीं कर सकता। तो मॉलिक्यूलर चीजों से ऑर्गेनेल का रोल आता है, ऑर्गेनेल्स के इंटरेक्शन से सेल का रोल आता है, सेल्स के इंटरेक्शन से टिश्यू का रोल आता है, टिश्यू के इंटरेक्शन से लीफ का आता है। तो हर चीज इंटरेक्ट कर करके चीजें बनाता है। इन्हीं इंटरेक्शन से न्यू प्रॉपर्टीज इमर्ज होती है हर हायर लेवल पे। ठीक है? दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। कहीं भी ले लो, तुम नॉन लिविंग्स की भी बात कर लो, तो नॉन लिविंग्स में तुम पढ़ते हो ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इंटरैक्ट करके एटम्स बनाते हैं, एटम्स इंटरैक्ट करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करके अलग अलग केमिकल्स बनाते हैं। ठीक है? सेम चीज तुम एनवायरमेंट में ले लो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, अलग अलग पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी बनाती हैं, कम्युनिटीज और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं, अलग अलग इकोसिस्टम मिलके बायोम्स बनाते हैं, सारे बायोम्स मिलके अर्थ का बायोस्फीयर बनाते हैं। तो ये जो इंटरैक्शन की प्रॉपर्टी है ना, ये तो लिविंग नॉन लिविंग सबके लिए है। वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वी आर सेल्फ इवॉल्विंग, वी आर सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स जो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है? बायोलॉजी क्या है? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जब हम ये पूछते हैं ना टीचरों से, सबके साथ ही होता है भाई, बच्चे पूछते हैं कि जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि फिशेस के पास गिल्स हैं, वो पानी के अंदर रह सकते हैं, और हमारे पास नहीं है, हम धरती पर रहते हैं। बच्चे कहते हैं हमारे पास गिल्स क्यों नहीं है? छोटे बच्चों को सवाल होते हैं, बड़े बच्चों के भी कई बार सवाल आ जाते हैं ना, सर ये चीज ऐसी क्यों हो रही है? अरे ऐसी है तो है, अब कान यहां पर है तो यहां पर है, क्यों है का क्या रीजन दे भाई, यहां ही क्यों है? और अगर यहां है तो फिर बाकी जानवरों की तरह देते कि हमारे कान भी पूरे आगे पीछे हिल पाते, हम भी सब कुछ सुन पाते। आंखें यहां है, चलो है, गिरगिट जैसी आंखें दे देते, ऐसे टक 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 कहीं भी घुमा लेते हम भी आंखें। तो बायोलॉजी जो हम पढ़ते हैं ना, इट इज जस्ट अ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर ये जो जीवन है, इसकी हम कहानी पढ़ते हैं, और कहानी में आप ऐसे सवाल नहीं करते कि ऐसा क्यों, वो तो कहानी लिखने वाले से पूछो उसने क्या लिखा, क्यों लिखा। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चीजें कैसे कैसे आई, अब क्यों आई का सवाल क्या होगा? धरती पर सांप क्यों है? धरती पर जहरीले सांप क्यों है? हमें क्या पता क्यों है तो है। ठीक है? धरती पर लेकिन एक मजेदार चीज है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी धरती पर हैं, जो आज हैं, जो पहले थे, और जो आगे आज आएंगे, सब के सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, बट टू वेरिंग डिग्रीज। तुम और तुम्हारे भाई बहन, मम्मी पापा में जो जेनेटिक मटेरियल है वो ज्यादा कॉमन है,
तुम में तुम्हारे दादा दादी में थोड़ा कम कॉमन है, तुम में और तुम्हारे अनरिलेटेड पड़ोसी में और कम कॉमन है, तुम में और किसी रैंडम अमेरिकन में और कम कॉमन है, लेकिन कॉमन है। तुम में और तुम्हारे घर के बालकनी में गुलाब के पौधे में भी जेनेटिक मटेरियल मिलता जुलता है। तुम में और एक पॉन्ड के अंदर पाए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया में, ग्रीन एल्गी में भी जेनेटिक मटेरियल कॉमन है। क्योंकि लाइफ क्या पढ़ा था हमने, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो धरती पर हर चीज जैसे जैसे धीरे धीरे आई है, तो वही जेनेटिक मटेरियल पास होता गया, उसमें एवोल्यूशन होके नई नई चीजें आती गई। लेकिन धरती पर हर ऑर्गेनिज्म, धरती पे कोई भी दो ऑर्गेनिज्म तुम ये नहीं कह सकते कि वो 100% जेनेटिकली डिसिमिलर है, सेम होंगे ही होंगे। इट हैज टू बी सेम, चाहे बहुत ज्यादा सेम हो चाहे बहुत कम सेम हो, लेकिन सेम तो होंगे। चाहे 1% मैच करे, चाहे 0.1% जेनेटिक मटेरियल मैच करे, चाहे 0.001% जेनेटिक मटेरियल मैच करे, करेगा जरूर। ऑलराइट, फिर आती है बात डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वैरायटी। तो हमें पता है कि आसपास देखते हो तो बहुत वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी वो हमारे, भाई हमारा हाथ है, क्या हाथ पे अभी हमें कुछ भी दिख रहा है? नहीं, लकीरों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, बट हाथ पे भी कितने सारे बैक्टीरिया जर्म्स हैं। हवा, कुछ दिख रहा है? हवा में नहीं दिख रहा, कितने सारे बैक्टीरिया फंगल स्पोर्स हैं, ठीक है। इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वैरायटी वुड ऑल्सो इंक्रीज। जितना बड़ा एरिया लेते जाओगे डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा मिलती जाएगी। सिंपल सी चीज है, तुम बचपन से अपने शहर में रहे हो, कितने ही टाइप के जानवर देख लिए होंगे। अगर शहर में जू है तो थोड़ी और डाइवर्सिटी देख ली होगी, बट कल को घूमने फिरने निकलो तो और पता नहीं कितने टाइप के जानवर, चिड़िया, फिश, क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। जंगलों में जाओगे तो और ज्यादा डाइवर्सिटी तुम्हें देखने को मिलेगी। हर एक प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म अपने आप में क्या, एक स्पीशीज है। तुम्हारे घर के सामने एक रैंडम पौधा होगा, वो अकेला पौधा क्या, एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जो है ना, वो नोन एंड डिस्क्राइब्ड डाइवर्सिटी है, जिसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वी शुड रिमेंबर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, इवन ओल्ड वंस, द न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्टिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। आज तक भी नए नए स्पीशीज आइडेंटिफाई होती जा रही हैं। जैसा पहले कहा, मिलियंस ऑफ प्लांट एनिमल्स हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन की डाइवर्सिटी है। अब प्लांट एनिमल को तुम अपने अपने एरिया में कुछ अपने अपने नाम से बुलाते होगे, उनके लोकल नेम एक ही कंट्री के अंदर भी अलग अलग नाम से जाने जाते होंगे। भाई बंगाली में कुछ और बोलते होंगे, है ना, बांग्ला है कुछ और बोलेंगे, गुजराती में कुछ और बोलेंगे, मराठी में कुछ बोलेंगे, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ा में कुछ और बोलेंगे, है ना। हो सकता है उसका यूपी बिहार में कोई और टर्म हो, डोगरी में कुछ बोलेंगे, कश्मीरी में कुछ और बोलेंगे, हिमाचल की भाषा में कुछ और बोलेंगे। हो सकता है कि तुम असम चले गए, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश चले गए, तुम सिक्किम चले गए, तुम अरुणाचल प्रदेश चले गए, वहां पर त्रिपुरा चले गए, मेघालय चले गए, इन सब में वहां पे कुछ और नाम मिलेंगे, ठीक है। लेह लद्दाख में कुछ और बोल रहे होंगे उससे, तो मलयालम में कुछ और बोल रहे होंगे उसको। तुम गोवा चले जाओ, कोंकणी में कुछ और बोल रहे होंगे उसको। तो एक ही कंट्री के अंदर कितनी सारी चीजें बोल सकते हैं। अब इससे तो क्या क्रिएट हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। लेकिन हम अगर कोई तरीका बनाए कि एक ही नाम हो जो हर जगह चले, तो कंफ्यूजन खत्म हो सकती है। तो देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक नाम हो पूरी दुनिया में। हमने तो कहा इंडिया के अंदर अंदर ही इतनी भाषाएं हैं। भाई अगर मैंने कहा काशीफल, अगर मैंने कहा काशीफल, तो काशीफल से क्या समझोगे? किसी को लगेगा सर कह रहे हैं कद्दू, किसी को लगेगा सर कह रहे हैं शरीफा। अब मैंने कहा शरीफा, कई लोगों को शरीफा पता है, कई लोगों को नहीं पता है। अगर मैंने बोला कस्टर्ड एप्पल, जिनको इंग्लिश आती है उनको कस्टर्ड एप्पल पता है, जिनको नहीं पता उनको नहीं पता। मैंने बोला सपोटा या सैपोडिला, जिनको इंग्लिश में नहीं पता उनको नहीं पता, जिनको पता उनको पता चल गया कि मैं चीकू की बात कर रहा हूं। तो ऐसे कितनी सारी वैरायटी है। तो ये जो नेमिंग ऑफ प्रोसेस है ना, कि हर ऑर्गेनिज्म का पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड नेम होगा जिससे वो सबको जाना जाएगा। तुम चाइना चले जाओ, जापान चले जाओ, तुम बेल्जियम चले जाओ,
तुम जर्मनी चले जाओ, तुम रशिया चले जाओ, तुम यूएसए चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अर्जेंटीना चले जाओ, तुम इजिप्ट चले जाओ, साइंटिफिक कम्युनिटी में उस एक नाम से उस ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में वही जाना जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर या नेमिंग सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप ऑर्गेनिज्म को करेक्ट तरीके से डिस्क्राइब करोगे। ऐसा डिस्क्रिप्शन जिससे पूरी दुनिया में सब उसको क्या करें, पहचान पाए। तो ये जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है इसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। नाउ टू फैसिलिटेट द स्टडी, द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम। उसका नामकरण कैसा किया जाएगा, उसके प्रोसीजर पूरे दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलके एग्री किया कि हाँ ये सेट ऑफ रूल्स हम फॉलो करेंगे। प्लांट्स के लिए जो प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया है वो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में है। कोड का मतलब होता है लॉ, इंडियन पीनल कोड है ना, कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये एक लॉ की तरह होता है, ये सेट ऑफ रूल्स की तरह होता है। जब हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, तो ये लॉ है, ये सेट ऑफ रूल्स है। एनिमल्स की बात करें तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। बैक्टीरिया के लिए अलग होता है, वायरस के लिए अलग होता है। द साइंटिफिक नेम, एल्गी और फंगस का आईसीबीएन से ही चल जाता है काम। द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज वन नेम, जिससे वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। इसके भी रूल्स हैं कि कभी अगर दो अलग ऑर्गेनिजम्स और दोनों को गलती से सेम नाम मिल जाए तो क्या किया जाएगा, इसके भी रूल्स हैं। कभी ऐसा हो जाए एक ही ऑर्गेनिज्म के दो लोगों ने दो नाम रख दिए तो क्या किया जाएगा, इसके भी रूल्स हैं। अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम पूरी दुनिया में रहेगा और वो सेट ऑफ फीचर्स जो है वो पूरी दुनिया में सब एग्री करेंगे कि भाई इसके बेसिस पर इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। और क्या बोला, हर नाम के दो पार्ट होंगे, एक जेनेरिक नेम, एक स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो दो कंपोनेंट वाला नॉमेनक्लेचर है इस सिस्टम को कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। कैरोलस लिनियस ने बनाया था। दिस नेमिंग सिस्टम इज अ 2 वर्ड फॉर्मेट। बेस्ट एग्जांपल किसका दिया जाता है बचपन से हमें, मैंगो का एग्जांपल बचपन से दिया जाता है कि भाई मैंगो का नाम याद करना है। तो क्या लिखा, मैंजीफेरा इंडिका। इसको हम कहेंगे बायनोमियल नेम, दो पार्ट का नेम, पहला जेनेरिक दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। मैंजीफेरा जीनस या जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है। इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिका स्पीशीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्या लिखा एनसीईआरटी ने, इट इज इंडिका एज अ पर्टिकुलर स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। अगर मैं सिर्फ तुम्हें बोल दूं इंडिका, अकेला इंडिका कोई स्पीशीज नहीं है, क्योंकि यहां मैंजीफेरा इंडिका लिखा है तो लिखा हुआ है कि इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ मैंजीफेरा हेयर। सिर्फ जनरल इंडिका लिख दिया और मैं यहां पे लिख दूं लेकिन एपिस, तो फिर ये क्या बन गया, ये कोई पौधा है ही नहीं, ये सीधा हनी बी बन जाएगा, अब जानवर बन गया ये। तो इंडिका अपने आप में स्पेसिफिक एपिथेट है। मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका बता रहा है कि ये एक मैंजीफेरा के अंदर आने वाली स्पीशीज है, अकेला इंडिका इज जस्ट अ स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। यहां पे रिटन का मतलब हैंड रिटन नहीं है, यहां पे रिटन का मतलब है कि नाम लैटिन से लेके उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है, हाथ से लिखा जा रहा है ऐसा नहीं लिखा। या तो उनको लैटिन से ही लिया जाएगा या उनको लैटिनाइज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक पौधा डिस्कवर हुआ था, संस्कृत में उसका नाम पुत्रनजीव था। पुत्रनजीव का लैटिन वर्ड है ही नहीं तो उसका नाम रख दिया पुत्रनजीवा, ए लगा के उसको लैटिनाइज कर दिया। इसके भी रूल्स होते हैं। एक एपीजे अब्दुल कलाम जो डॉक्टर साहब थे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, हिज ऑनरेबल, तो उनको ऑनर करने के लिए एक बैक्टीरिया का नाम रखा गया था, तो लाए बैक्टीरियम कलामी, तो कलाम में डबल आई लगा के उसको लैटिनाइज किया गया। तो इसके रूल होते हैं कि किसी चीज का लैटिन नहीं है
तो उसको क्या आप चेंज करो कि वो लैटिन जैसा लगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जीनस है या जेनरिक, सेकेंड कॉम्पोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट है। या आप बोलोगे द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ अ पर्टिकुलर जीनस। दोनों ही वर्ड्स मिलके आपका बायोलॉजिकल नेम बनते हैं। जब हाथों से लिखेंगे तो उनको अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, और जब प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में किया जाएगा। तो ये वाला रिटन प्रिंटिंग के रिस्पेक्ट में लिखा है, जिससे कि पता चल जाए कि वो एक साइंटिफिक नाम है, लैटिन नाम है। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। क्योंकि ये प्रिंटेड है तो यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका लिखा है, मैंने हाथ से लिखा था तो मैंने अलग अलग अंडरलाइन किया था। फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल। नेम ऑफ द ऑथर, किस साइंटिस्ट ने उसका नाम रखा है उसे ऑथर कहते हैं। वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आता है और हमेशा एब्रीविएट किया जाता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, LINN डॉट, एब्रीविएशन के बाद डॉट आता है। तो ये बता रहे कि मैंजीफेरा इंडिका का नाम सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने रखा था। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जरूरत पड़ी ऐसा मेथड डिवाइस करने की जिससे कि दुनिया में सब सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ पाए, समझ पाए। तो साइंटिस्ट ने कहा बेस्ट तरीका है चीजों को क्लासिफाई कर देने का। आपके पास एक बहुत बड़ा वेयरहाउस है, बहुत बड़ा गोदाउन है किसी चीज का, आप चाहते हो कि वहां पे सब लोग आके अपने अपनी चीजें ढूंढ पाए। तो तुम मॉल गए हो, तुम या सुपरमार्केट्स गए हो, ग्रोसरी स्टोर्स गए होगे, तो देखते हो ना चीजें अलग अलग होती हैं। सारे फ्रूट्स एक तरफ, सारे वेजिटेबल्स एक तरफ, घी बटर ऑयल्स एक तरफ, सारे तरीके की ब्रेड एक तरफ, सारे के सारे चॉकलेट्स एक तरफ, सारे के सारे ड्रिंक्स एक तरफ। ड्रिंक में सॉफ्ट ड्रिंक्स एक तरफ हैं, एनर्जी ड्रिंक्स एक तरफ हैं, हेल्थ ड्रिंक्स एक तरफ हैं, आपका सोडा बेस्ड बेवरेज एक तरफ है, जूसेस एक तरफ है। तो सेम चीज यहां पर है कि क्लासिफिकेशन क्या है, चीजों को ग्रुप करना ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। आप बोलते हो कि भाई ये चीज प्लांट है, ये चीज एनिमल है, ये डॉग है, ये कैट है, ये इंसेक्ट है। तो जिस पल आपने इन टर्म्स को यूज किया तो आपने क्या किया है, आपको बचपन से बताया गया है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो है इस ऑर्गेनिज्म के, इसको देखकर आप उसका एक नाम रख दोगे। तो ये सारा नाम किसने किया, हमसे जो पहले के लोग थे उन्होंने किया। तुम्हारे सामने तुम एक पार्क में गए हो, ठीक है, तुम पार्क में जाने के बाद एक कुत्ते को कुत्ते ही समझोगे ना, तुम ये थोड़ी बोलेगा अरे ये बिल्ली है। एक बहुत छोटा बच्चा जो 2 या 3 साल का है, उसे तुम धीरे धीरे सिखाते हो कि बेटा ये फीचर्स हैं तो इसको डॉग बोलते हैं, ये फीचर्स हैं तो इसे कैट बोलते हैं। मैं अगर तुम्हें रैंडमली पार्क में लेके जाऊं और मैं पूछना शुरू करूं बताओ इस पेड़ का नाम क्या है, अगर तुमने कभी भी उसके कैरेक्टर्स नहीं पढ़े तुम उसका पेड़ का नाम नहीं बता पाओगे। लेकिन मैक्सिमम लोग हैं तुम में से जो मुझे बता देंगे तुलसी का पौधा कौन सा है। तुम में से मैक्सिमम लोग हैं जो बता देंगे नीम क्या है, मैंगो क्या है, गुआवा क्या है और पीपल क्या है। ये सारे कॉमन ट्रीज हैं, तो ये तुम मुझे आराम से बता दोगे। लीची और जामुन के पेड़ पे लीची और जामुन दिख रहा होगा तो तुम मुझे बता दोगे, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स के साथ लोगों ने उस ग्रुप का एक नाम रख दिया है कि इस कैरेक्टर पे इसको ये बुलाना है। ठीक है, तो ऐसे एक मजेदार चीज है, यहां पे नाम दिया है एल्सेशियन। जिनको पता है क्या होता है उनके मन में फोटो आ चुकी है एल्सेशियन की, जिनको नहीं पता उनके लिए एक और टर्म देता हूं, जर्मन शेफर्ड। अब शायद एक कुत्ते की मन में फोटो आई होगी, बट जिनको जर्मन शेफर्ड और एल्सेशियन दोनों ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं चल रहा होगा कि मैं किस डॉग की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरे मुंह से डॉग निकल रहा है तुम्हारे मन में पक्का किसी ना किसी डॉग की तो फोटो चल रही है अभी इस वक्त। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम कहेंगे मैमल्स, अगर हमने कहा मैमल, अब तुमने अगर ढंग से स्कूल में पढ़ाई करी है, स्कूल तक की पढ़ाई करी है, तो मैमल बोलने पर तुम्हारे मन में पिजन नहीं आएगा, मैमल बोलने पर तुम्हारे मन में सांप नहीं आएगा, मैमल बोलने में तुम्हारे मन में बिच्छू नहीं आएगा, स्कॉर्पियंस नहीं आएंगे, मैमल बोलने में तुम्हारे मन में क्रोकोडाइल्स नहीं आएंगे, मैमल बोलने में तुम्हारे मन में ह्यूमंस आएंगे। डॉग आ जाएगा, कैट आ जाएगा, लायन आ जाएगा, टाइगर आ सकता है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है बचपन में कि जो जानवर
एक्सटर्नल ईयर रखते हैं, जिनके पास बॉडी हेयर है, जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, जिनमें अंडे नहीं बनते हैं, वो सारे आपके जनरली क्या हैं? मैमल्स हैं। ठीक है, अगर हमने कहा वीट तो मन में वीट ही आएगा ना, मन में मैंगो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज है, एक बड़ी मजेदार चीज है। क्या? अगर मेरे मुंह से निकलता है ना जब मैंगो, अगर मेरे मुंह से जब भी निकलेगा मैंगो, तो तुम्हारे मन में सीधा क्या आएगा? आम का फल आएगा, है ना? सीधा तुम्हारे मन में आम का फल आ रहा होगा अभी। तुम मैंगो बोलने पे कभी भी आम का पूरा पेड़ नहीं इमेजिन करते। मैंगो इज नॉट द नेम ऑफ जस्ट द फ्रूट, मैंगो इज नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट। मैंगोस पूरे पौधे का नाम है। उसकी लकड़ी भी आम की ही लकड़ी कहलाएगी, उसका पत्ता भी आम का पत्ता कहलाएगा, उसका फल भी आम का फल कहलाएगा। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें इन्होंने कही हैं, जितनी भी चीजें, आप बोल लो डॉग, कैट, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल। एनिमल, मैंने बोला कि यार मैंने कमरे में गया, कमरे में अंधेरा था, मैंने जैसे ही लाइट खोला वहां एक जानवर बैठा था, एक जानवर बैठा है। अब तुम्हारे मन में क्या आएगा? कि ओ शिट, जानवर, ओ माय गॉड, आम के फल थे क्या उस पे? नहीं आएगा ना ऐसे तुम्हारे मन में। भाई वो जानवर है ना, वो, मैंने ये थोड़ी बोला है कि वहां पे मैंने कमरा खोला, लाइट खोली, ओ शिट मैंने आम का पेड़ देखा। अब आम का पेड़ देखा तो तुम मुझसे थोड़ी बोलोगे भैया वो भौ भौ कर रहा था क्या आप पे? अबे अब भौ भौ सुना तो भौ भौ सुन के तुमको तुम्हारे मन में थोड़ी आएगा कि ऊपर से एक चिड़िया उड़ती हुई जा रही है। अब चिड़िया उड़ती हुई जा रही, तुम्हारे मन में ये थोड़ी आएगा म्याऊ म्याऊ। अब म्याऊ म्याऊ है तो कैट आ जाएगी मन में। तो बचपन से जो तुम बड़े हुए हो ना, तो यही सारे कैरेक्टर्स को सुन सुन के तुम्हें बताया गया कि क्या आइडेंटिफाई करना है। ढैंचू ढैंचू सुनोगे तो क्या आएगा मन में? गधा ही आएगा मन में, है कि नहीं? तो ये सारी की सारी क्या है? कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जो हमने बनाई है कि हम इनके बारे में चीजों को पढ़ पाए। और इन कैटेगरीज के लिए साइंटिफिक टर्म जो है, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा। टैक्सा का सिंगुलर इज टैक्सॉन। तो आपका डॉग, जो भी आप एक ऑर्गेनिज्म का नाम अपने मुंह से निकालते हो ना, कोई भी नाम, एक्स वाई जेड कुछ भी, ह्यूमंस बोल लो, ह्यूमंस एक टैक्सॉन है। डॉग, कैट, लायन, टाइगर टैक्सॉन है। स्पाइडर, एलिगेटर, क्रोकोडाइल सब टैक्सॉन है। प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया टैक्सॉन है। प्रोटिस्टा टैक्सॉन है। डायटम, डाइनोफ्लैजिलेट टैक्सॉन है। तुम जो भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का एक वर्ड निकालते हो अपने मुंह से, वो टैक्सॉन है। मैंगो टैक्सॉन है। घिया तो रिटिंडा ककड़ी, हिंदी में बोल लो, इंग्लिश में बोल लो, साइंटिफिकली बोल लो, टैक्सॉन है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो रियल नाम एक रखा गया है ना, पोटैटो टैक्सॉन है। इनके साइंटिफिक नेम्स एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, सोलनेसी, फैबेसी, लिलियेसी, ब्रासिकेसी, सब टैक्सॉन है। एवरीथिंग इज अ टैक्सॉन। ठीक है, अब टैक्सा जो होता है, इट कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं डॉग और मैं कह रहा हूं कैट, मैंने कहा व्हीट और मैंने कहा राइस, तो ये सारे अलग अलग ग्रुप हैं, सेम ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स के? अलग अलग। ठीक है, तो ये सारे के सारे अलग अलग टैक्सा। टैक्सॉन्स नहीं कहा जाता, अकेला टैक्सॉन है, बहुत सारे टैक्सॉन्स नहीं होते, बहुत सारे टैक्सा होते हैं, तो दे आर डिफरेंट टैक्सा। लेकिन है क्या ये सारे के सारे? राइट नाउ दे आर एट सेम लेवल। राइस भी एक स्पीशीज है, व्हीट भी एक स्पीशीज है, कैट भी एक स्पीशीज है, डॉग भी एक स्पीशीज है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने लिखा राइस, मैंने लिखा मोनोकॉट, मैंने लिखा प्लांट, क्या ये सेम ग्रुप है या ये अलग अलग ग्रुप्स हैं? अलग अलग ग्रुप्स हैं। राइस एक ग्रुप ऑफ प्लांट को कहते हैं जो मोनोकॉट वाले ग्रुप को बिलोंग करता है। सारे के सारे मोनोकॉट्स राइस थोड़ी होते हैं। गेहूं का पौधा है व्हीट प्लांट, वो भी तो मोनोकॉट है, बट व्हीट इज नॉट राइस, व्हीट इज
अ ग्रुप विच बिलोंग्स टू अनदर बिग ग्रुप नोन एज मोनोकॉट। तो ये तीन अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक के अंदर एक। ये भी मेरे क्या है फिर, डिफरेंट टैक्सा। लेकिन ये क्या है, अलग अलग लेवल पर भी हैं, दे आर एट डिफरेंट लेवल्स। मुझे पता है प्लांट का लेवल किंगडम है, मोनोकॉट का लेवल क्लास है, राइस का लेवल स्पीशीज है। तो लेवल मतलब आपने क्लासिफिकेशन में उसको किस लेवल पे, किस सीढ़ी पे रखा है, किस डेजिग्नेशन पे रखा है। अगर कल को कोई बोले कि प्लांट इज अ स्पीशीज, तो गलत है भाई, प्लांट इज अ किंगडम। कोई बोले बैक्टीरिया इज अ स्पीशीज, भाई गलत है, बैक्टीरिया इज अ किंगडम, मोनेरा किंगडम इज बैक्टीरिया इटसेल्फ। कोई बोले फंगस, फंगस कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है अकेला, फंगस पूरा किंगडम है। ठीक है, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया एनिमल, मैमल, डॉग, दे ऑल आर टैक्सा। ये सारे के सारे एक स्पेसिफिक ग्रुप है। ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन बहुत सारे हैं तो टैक्सा कहते हैं, लेकिन सारे के सारे टैक्सा सेम लेवल पर हो वो कंपलसरी नहीं है। सेम लेवल पर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। डॉग, मैमल, एनिमल्स का एग्जांपल लिया है, तो ये क्या है, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टैक्सा हैं। सारे डॉग मैमल्स हैं, सारे मैमल एनिमल्स हैं, लेकिन सबका मतलब सेम थोड़ी है। सारे एनिमल मैमल थोड़ी हैं, सारे मैमल डॉग थोड़ी हैं। तो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक के अंदर एक है, बट अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो कैरेक्टर्स के बेसिस पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर, सेल का स्ट्रक्चर, कैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, उसके अंदर क्या क्या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, नेचर के लिए वो क्या क्या अडेप्टेशन दिखाता है, ये सब बनता है हमारा मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। आप चीजों को कैरेक्टराइज करोगे, उसके बेसिस पर आप उसकी पहचान करोगे, फिर आप उसे क्लासिफाई करोगे, आप उसका नाम रखोगे। तो ये है आपकी प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, CICN। कैरेक्टर्स देखो, आइडेंटिफाई करो, ना क्लासिफाई करके उसका नाम रख दो। टैक्सोनॉमी कुछ भी न्यू नहीं है। ह्यूमंस हमेशा से ऑर्गेनिजम्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें जानना चाहते थे। क्यों जानना चाहते थे, सिर्फ अपने यूज के लिए, सेल्फिश। तो इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथ, शेल्टर, मेडिसिन, बहुत चीजें चाहिए थी। पहले की क्लासेस में यूज के बेसिस पर चीजें होती थी। जब तुम बहुत छोटे लेवल पे होते हो, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी वाले जो प्रेप वाले क्लासेस होती हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड भी ले लो उसमें, सेकंड स्टैंडर्ड भी ले लो उसमें, तब तक टीचर आपको साइंटिफिक चीजें नहीं बताते। तब तक क्लासिफिकेशन यूज के बेसिस पर था कि बेटा ये प्लांट है, इससे पल्सेस आते हैं, इससे सीरियल्स आते हैं, ये प्लांट है, इससे स्पाइसेस आते हैं, ये प्लांट है, इससे मेडिसिन आता है, ये एनिमल है, इससे मिल्क मिलता है, ये एनिमल है, इससे फाइबर मिलता है, ये एनिमल है जिससे मीट मिलता है, ये एनिमल है जिससे आप खाली आपके खेतों में हेल्प ले रहे हो, ना ये दूध देता, ना ये फाइबर देता, ना ये मीट देता, ये खाली फिजिकल टास्क कराने के लिए। तो तब जो क्लासिफिकेशन थी खाली यूज के बेसिस पर थी। लेकिन जैसे जैसे हम ज्यादा जाते हैं, जैसे जैसे हम ज्यादा जाते हैं, हम साइंटिफिक मोड में घुसते जाते हैं। ह्यूमन बींग्स, दे आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर, बट दे आर इंटरेस्टेड इन देयर डाइवर्सिटी, इन रिलेशनशिप्स अमंग देम। कि अगर एक गाय दूध दे रही है, एक बकरी दूध दे रही है, तो गाय और बकरी में क्या रिलेशन है, क्यों दोनों दूध दे पा रहे हैं, इस फूल से खुशबू आ रही है, इस फूल से खुशबू आ रही, दोनों में ऐसा क्या है कि ये दोनों ही खुशबू दे पा रहे हैं। इस पौधे से भी ये केमिकल आ रहा है, इस पौधे से भी ये केमिकल आ रहा है, ऐसा क्या है कि दोनों में सेम केमिकल मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्रांच ऑफ स्टडी थी मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बाद, जहां आप रिलेशनशिप पढ़ने लग गए, उसको कहा गया सिस्टमैटिक्स। ये वर्ड लैटिन से आता है। ठीक है, सिस्टमा जिसका मतलब था सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, लिनियस यूज्ड दिस सिस्टमा वर्ड इन सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमैटिक्स की फील्ड लैटिन ने नहीं दी है, लैटिन ने सिस्टमैटिक्स की फील्ड नहीं दी है। न्यू साइंटिस्ट जो इनके तो कई सालों बाद
लिनियस के आई थिंक 100-150 साल बाद, 200 साल बाद जाके जो साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब हम सिर्फ टैक्सोनॉमी नहीं, अब हमें कुछ नया पढ़ना है, अब हम ऑर्गेनिजम्स के बीच की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ना चाहते हैं। तो उनको एक नया टर्म चाहिए था, फील्ड के लिए नया नाम चाहिए था। तो लिनियस ने जो सिस्टमा नेचुरी बुक लिखी थी, वहां से इन्होंने सिस्टम ऑफ वर्ड से सिस्टमैटिक्स बनाया है। बच्चों को लगता है कि लिनियस ने सिस्टमैटिक्स दिया है, नो, लिनियस ने तो खाली बुक का नाम रख के मर गए, हो गए कई साल। तो सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के साथ साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आ गया। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनी कहते हैं और इसको लेके पढ़ाई करने को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो क्लासिफिकेशन जैसा हमने कहा सिंगल स्टेप में नहीं हो सकती कि तुम्हारे सामने मैंने एक पौधा लाके रखा, मैंने कहा बेटा क्लासिफाई करिए जरा इसे, तुमने बोला ये पौधा, सर इस पौधे को, मान लो वो पौधा तुम पहचानते हो, तुमने कहा अरे सर ये तो नीम का पौधा है। चलो ठीक है, तुमने नीम आइडेंटिफाई कर लिया, मैं पूछूंगा ना, करूँ इसकी क्लासिफिकेशन, स्पीशीज बताओ इसकी साइंटिफिक, क्या पता तुम्हें पता, तुमने बोल दिया आजादी रखता है इंडिका। मैंने पूछा क्या हो गई इसकी क्लासिफिकेशन खत्म, तुम कहोगे हाँ, मैं कहा नहीं, क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस है ही नहीं। इसका जीनस क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, डिवीजन क्या है, किंगडम क्या है, बताओ, है ना। तो क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, हायरार्की ऑफ स्टेप्स है। हायरार्की मतलब एक लो से हाई या हाई से लो, एक डेजिग्नेशन का लेवल है। हर एक स्टेप को रैंक या कैटेगरी या लेवल कहते हैं, इसको समझना, डेजिग्नेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी एक इंडिविजुअल का नाम है, तो वो क्या है, मेरा एक टैक्सॉन है। अब मिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया में हम कहां प्लेस करेंगे, ऑन द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, on the level of prime minister, on the rank of prime minister, on the category of prime minister। प्राइम मिनिस्टर उनका नाम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर उनका ओहदा है, उनका लेवल है। मिस्टर नरेंद्र मोदी से पहले कोई और प्राइम मिनिस्टर रहा था, अगर मैंने बोला इंदिरा गांधी, ठीक है, मैंने बोला मिसेस इंदिरा गांधी, तब मिसेस इंदिरा गांधी वॉज एन इंडिविजुअल, तो वो एक टैक्सॉन है, वो भी प्राइम मिनिस्टर की कैटेगरी को बिलोंग करती थी। कई सारी स्पीशीज आज की डेट में हम बोलते हैं ना एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो कोई स्पीशीज अगर है तो वो अपने आप में, स्पीशीज खुद क्या थी, वो एक टैक्सॉन थी जो स्पीशीज को बिलोंग करती थी। तो टैक्सॉन एक रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का नाम है। आपने उसे उस हायरार्की में कहां रखा है, उस क्लासिफिकेशन लैडर पर आपने उसको कहां रखा है, उस लैडर को रैंक, लेवल या कैटेगरी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी कैटेगरी क्योंकि टैक्सोनॉमी में मदद करती है तो उसको आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हो। ये सब के सब एक डेफिनेट अरेंजमेंट में, तो उसे आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हो। हर कैटेगरी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है विच रिप्रेजेंट्स अ रैंक। हर एक कैटेगरी एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है, कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। आप बार बार उस स्पीशीज, अब ये थोड़ी बोलते हो अरे स्पीशीज जा रही है, स्पीशीज का कुछ तो नाम होगा, कुत्ता जा रहा होगा, बिल्ली जा रही होगी, तो कुत्ता जा रहा है तो कुत्ता क्या है, एक टैक्सॉन है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रैंक को। डॉग इज अ टैक्सॉन which represents species। अनियन, प्याज, अब प्याज अगर तुम्हारे सामने रखी तो प्याज को प्याज ही बुलाओगे ना, ये थोड़ी बोल दोगे प्याज सामने रखा है अरे ये तो केला है, ये थोड़ी बोल दोगे उसको। तो अनियन इज अ टैक्सॉन विच रिप्रेजेंट्स स्पीशीज। लेकिन अगर मैंने बोला इंसेक्ट, ठीक है,
एकदम हाथ पे कुछ बड़ा सा पैच बन गया, खुजली हो रही है, लाल निशान लग गया है, तो घर वाले क्या कहते हैं? अरे कोई कीड़ा चल गया होगा। तो वो कीड़ा क्या है? कीड़ा इंसेक्ट है। इंसेक्ट क्या है? अपने आप में एक टैक्सॉन है। अपने आप में अगर तुमने बोला कोई कीड़ा चला, तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को रेफर कर रहे हो ना तुम अब। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ टैक्सॉन, तो इंसेक्ट इज अ टैक्सॉन। लेकिन अब वो जो इंसेक्ट तुमने मुंह से निकाला, जो तुम्हारे मुंह से निकला कीड़ा, तो वो कीड़ा कोई स्पीशीज नहीं है अपने आप में। तुमने जब इंसेक्ट वर्ड बोला, तो इंसेक्ट इज नॉट अ स्पीशीज, इंसेक्ट इज नॉट अ जीनस, इंसेक्ट इज नॉट अ फैमिली, इंसेक्ट इज नॉट इवन एन ऑर्डर। इंसेक्ट आपके हायरार्की में क्लास को बिलोंग करता है। उसके अंदर वो जो कीड़ा जिसने तुम्हें एक्चुअली काटा है, वो किसी ऑर्डर को बिलोंग करता होगा, ऑर्डर के अंदर किसी फैमिली को, फैमिली के अंदर किसी जीनस को, फिर उसका कोई एग्जैक्ट स्पीशीज का नाम आएगा। तो रैंक और टैक्सॉन सेम चीज नहीं होती। इंसेक्ट जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुम इंसेक्ट को टैक्सॉन बोलोगे। ठीक है भाई, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं। अब जॉइंटेड लेग्स हैं तो आपको पता है कि जॉइंटेड लेग्स का फीचर तो आर्थ्रोपोडा है। मतलब आर्थ्रोपोडा एक और टैक्सॉन है जिसके अंदर इंसेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स दे वर गिवन अ रैंक या कैटेगरी। अगर आपने कहा इंसेक्ट है तो एक उसको एक आपने औहदे पे बैठाया है, किस पे? क्लास में रखा हुआ है। ठीक, तो कैटेगरी डिनोट्स रैंक। हर रैंक या टैक्सॉन, यहां रैंक और टैक्सॉन का ये मतलब नहीं कि दे आर सिनोनिम्स। ये वो मान लो एक लड़का है अभिषेक, एक लड़का है सुचिर। अब अगर मैंने बोला कि अभिषेक और सुचिर प्लीज जस्ट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां पे अभिषेक और सुचिर का मतलब है कि ये दो अलग लोग हैं। मैं कह रहा हूं अभिषेक या सुचिर में से प्लीज भाई कोई भी दोनों में से मेरे को पानी लाके दे दो जरा। यहां पे ये मतलब नहीं है कि अभिषेक का नाम ही सुचिर है। ठीक है, और के दो यूज होते हैं ना। एक का मतलब होता है भाई दोनों चीज सेम है, मैंगो और आम। यहां पे मैंगो और आम का मतलब है दोनों सेम चीज है। मैंगो और ऑरेंज, अब और का मतलब है कि मैंगो अलग चीज है, ऑरेंज अलग चीज है, तुम्हें क्या चाहिए। तो वैसे ही रैंक और टैक्सॉन का मतलब ये नहीं कि रैंक और टैक्सॉन सेम है। एनसीईआरटी ने कहा था कि हर एक रैंक एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करने में मदद करती है, हर एक टैक्सॉन एक रैंक को रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। अगर मैंने कहा एनिमल, तो एनिमल तो टैक्सॉन है, बट वो रिप्रेजेंट कर रहा है किंगडम को। ऐसे ही अगर मैंने कहा फैमिली, एक फैमिली ऑफ प्लांट है, तो फैमिली ऑफ प्लांट फैबेसी हो सकती है, फैमिली ऑफ प्लांट ब्रासिकेसी हो सकती है, पोएसी हो सकती है, सोलिनेसी हो सकती है, कॉन्वोल्वुलेसी हो सकती है, ब्रासिकेसी हो सकती है। तो फैमिली जो है एक ग्रुप, एक लेवल है जिसपे इन सारे टैक्सॉन को रखा गया है। ठीक है, तो दोनों ही क्लासिफिकेशन यूनिट है और अपने आप में डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं ये, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। आपने मन मर्जी से मॉर्फोलॉजी देख के ग्रुप नहीं बनाया है, साइंटिफिकली ये इंडिविजुअल बायोलॉजिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, द टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज, जैसे किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। फाइलम जो होता है, फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल, डिवीजन इज यूज्ड फॉर प्लांट। ये हैं आपके सारे के सारे रैंक। हर ऑर्गेनिज्म जो है सब में स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी, स्पीशीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। आप किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे किस कैटेगरी पे रखोगे वो डिसाइड होता है कि पूरे दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलकर क्या डिसाइड किया, किन कैरेक्टर्स के बेसिस पर उसको किस ग्रुप में रखा जाना है वो। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म हो या अलग अलग टाइप के, मैंने कहा मैंगो और डॉग में कंपैरिजन लिख के लाओ, तो बहुत सारी चीजें सेम आएंगी, बहुत सारी चीजें अलग आएंगी। ठीक है, मैंने कहा डॉग और कैट में सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी लिख के लाओ, तुम लिख सकते हो। मैंने कहा मैंगो और पोटैटो में लिख के लाओ, कर सकते हो। पोटैटो टोमेटो बोला, कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे छोटा ग्रुप है हमारा स्पीशीज। ऐसा ग्रुप है जो फंडामेंटली सिमिलर है। कल को किसी काम से तुम्हें अगर जाना पड़ गया लंदन, तो लंदन जाके कुत्ता नहीं पहचान पाओगे,
पहचान लोगे ना, फंडामेंटली सिमिलर होते हैं, यूनिवर्सली सिमिलर होते हैं। ठीक है, एक स्पीशीज दूसरे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से कुछ यूनिक मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस से अलग होती है। एक डॉग और एक वुल्फ साथ में है, तुम पहचान लोगे कि वुल्फ कौन है, क्योंकि कुछ चीजें उसकी थोड़ी सी अलग होंगी। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका है, सोलेनम ट्यूबरोसम है, पैंथेरा लियो है। इन सब में इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पेसिफिक एपिथेट्स। और पहले सारे के सारे वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जेनेरिक नेम। ठीक है, जेनेरा या जीनस का प्लूरल जेनेरा होता है, वो स्पीशीज से ऊपर की कैटेगरी है। ईच जीनस कैन हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स। ठीक है भाई, अगर आपने बोला सोलेनम, तो सोलेनम में ट्यूबरोसम भी आता है, पोटैटो, सोलेनम मेलोंजिना ब्रिंजल, सोलेनम आपका लाइकोपर्सिकम टोमेटो, सोलेनम नाइग्रम आपका ब्लैक नाइटशेड मकोई, पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा पार्डस लेपर्ड। तो एक जीनस के अंदर एक स्पीशीज भी हो सकती है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस के अलावा धरती पर कोई है ही नहीं, लेकिन कई बार बहुत सारे स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं। ठीक है, पैंथेरा में इन्होंने दे दिया कि टिग्रिस आता है, सोलेनम में दे दिया नाइग्रम आ सकता है, मेलोंजिन आ सकता है, मेलोंजिना ब्रिंजल है, नाइग्रम ब्लैक नाइटशेड मकोई है। ह्यूमन बींग्स, दे बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड अंडर द जीनस होमो। मैंने क्या कहा, सेकेंड वाले पार्ट को आप हमेशा जब स्पीशीज बोलते हो तो जीनस के रेफरेंस में बोलते हो। इन्होंने सेंटेंस को ये नहीं लिखा ह्यूमन बिलोंग्स टू द स्पीशीज सेपियंस और फुल स्टॉप मार दिया हो, नहीं किया ऐसा, पूरा लिखा है विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। तो होमो के अंदर एक स्पीशीज सेपियंस है, अकेले सेपियंस के साथ कभी स्पीशीज वर्ड नहीं आएगा। तो साइंटिफिक नेम बन गया होमोसेपियंस। होमोसेपियंस पूरा उसका स्पीशीज का नाम है। फिर जीनस का प्लूरल जेनेरा होता है, जीनसेस नहीं बोलते, द प्लूरल इज जेनेरा। तो कुछ स्पीशीज जो रिलेटेड है आपस में, जिनमें कुछ कैरेक्टर्स हैं बाकियों के कंपैरिजन में कॉमन, तो उनको एक जीनस में डाल दिया। ठीक है, प्लूरल दे दिया जेनेरा। स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। एक ग्रुप में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है, उनको एक कॉमन जीनस रख दिया, दूसरे स्पीशीज में थोड़ी कॉमन सिमिलैरिटीज है, उनको एक जीनस में रख दिया। सोलेनम एंड पैंथेरा दो अलग अलग जीनस है। ठीक, तो जीनस क्या है? एग्रीगेट है, ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का। पोटैटो एंड ब्रिंजल दो अलग स्पीशीज हैं, लेकिन सेम साथ सोलेनम में रखा गया है। लायन, लेपर्ड एंड टाइगर अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ऑल द स्पीशीज कम अंडर द सेम अम्ब्रेला पैंथेरा। पैंथेरा जो है वो फीलिस से अलग है, फीलिस से अलग है। कैट का नाम फीलिस डोमेस्टिका हो सकता है। फिर उससे ऊपर जाओ तो फैमिली आ जाती है। अलग अलग जीनस में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, उनको एक साथ एक फैमिली बना के रख सकते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं क्या होता जा रहा है? सिमिलैरिटीज आपस में घटती जा रही हैं। दो मेंबर सेम स्पीशीज के हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटी होंगी। दो मेंबर सेम जीनस के हैं, थोड़ा सिमिलैरिटी कम होंगी। दो मेंबर्स सेम फैमिली के हैं, थोड़ा सिमिलैरिटी और कम हो जाएगी। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों के बेसिस पर आप प्लांट स्पीशीज को फैमिली असाइन कर सकते हो। सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा एक साथ फैमिली सोलोनेसी में है। एनिमल्स के अंदर पैंथेरा, लायन, टाइगर, लेपर्ड की, और कैट्स का फीलस एक साथ आता है फेलिडी में, इसलिए इनको कैट फैमिली कहते हैं। फेलिडी इज अ कैट फैमिली। सिमिलरली कैट और डॉग को तुम देखो तो डॉग का फैमिली इज कैनिडी, कैट फैमिली इज फेलिडी। फिर ऊपर गए, आपके पास आ गया ऑर्डर। अगेन अलग अलग फैमिलीज दिख रही हैं, बट कुछ सिमिलैरिटी तो है, एक साथ उठा के रख दोगे एक ऑर्डर के अंदर। तो एक और हायर कैटेगरी है, एग्रीगेट है कैरेक्टर्स का। अगेन ऑर्डर क्योंकि हायर कैटेगरी है, तो फैमिलीज का ग्रुप है बस ये। इट एग्जिबिट्स अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं, इसीलिए ग्रुप बड़ा होता जा रहा है।
द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इन अ फैमिली। दो जीनस जो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं उसमें ज्यादा सिमिलैरिटी है एज कंपेयर टू दो मेंबर जो दो अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं और सेम ऑर्डर के अंदर पाए जाएंगे। कॉन्वॉल्वुलेसी और सोलोनेसी एक साथ पॉलीमोनियल्स में आते हैं अपने फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर, ठीक। फेलिडी और कैनेडी एक साथ कार्निवोरा में आते हैं, बट जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे आपका सिमिलैरिटी घटती जा रही है। ऑर्डर्स में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, उनका एक क्लास बना दिया। ऑर्डर प्राइमेटा, मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ह्यूमंस, हम सबका ऑर्डर प्राइमेटा है। कुत्ता, बिल्ली, इन सबका ऑर्डर कार्निवोरा था, लेकिन एक साथ सबको कहां रख दिया? क्लास मेमेलिया में, ठीक है। क्लास मेमेलिया में और भी ऑर्डर्स हैं, जैसे रैट वगैरह का रोडेंशिया, चूहे वगैरह का जो ऑर्डर है दैट इज रोडेंशिया, वो भी क्लास मेमेलिया में आता है। और फिर आप और ऊपर गए, आप ऊपर की तरफ जाए जा रहे हो तो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स सब एक साथ कहां पर हैं? एक कॉमन फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। सबके सब कॉर्डेटा में, क्यों? इन सब के पास नोटोकॉर्ड थी, डॉर्सल पीछे वाले साइड पर न्यूरल सिस्टम है, तो एक साथ उठा के इनको रख दिया कॉर्डेटा में। सिमिलरली प्लांट्स के केस में और कम कैरेक्टर्स है, लेकिन यहां पे टर्म आती है डिविजन। ICZN फाइलम को रिकॉग्नाइज करता है, ICBN डिविजन वर्ड यूज करता है, ठीक है। अगर यहां मैं लिख दूं डिविजन कॉर्डेटा तो गलत हो जाएगा वो। सारे के सारे एनिमल्स जितने भी फाइला के हैं एक साथ किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करते हैं, ठीक। ऐसी किंगडम प्लांट की मैं बात करूं तो वैरायटी ऑफ डिवीजन, थैलोफाइटा है एल्गी का, ब्रायोफाइटा है मॉसेस का, टेरिडोफाइटा है फर्न्स का, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे अलग अलग डिविजन्स हैं जो एक साथ कहां हैं? किंगडम प्लांट के अंदर। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, स्पीशीज से किंगडम पे आप जाओगे तो वो क्या है आपका? असेंडिंग ऑर्डर। एनसीईआरटी ने क्या लिखा? स्पीशीज क्या है? लोएस्ट लेवल एंड किंगडम इज द हाईएस्ट लेवल। सबसे बड़ा रैंक, सबसे छोटा रैंक। तो लो से हाई जाते हैं, तो बचपन से सीखा है हमने कि उसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है सारा का सारा, ठीक। टैक्सोनॉमिस्ट्स हैव डेवलप्ड सब कैटेगरीज एज वेल, जिससे कि आप और आसानी से आप क्लासिफिकेशन कर पाओ। तो सब फैमिली, सब डिवीजन, सब फाइलम, सुपर फाइलम, आपका सब ऑर्डर, सब स्पीशीज, ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं। लेकिन जो मेन कैटेगरीज हैं, जो मेन कैटेगरीज है वो साथ ही हैं, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाते हैं। भाई अगर बहुत ही ज्यादा कॉमन है तो सेम स्पीशीज में रख दो, स्पीशीज में नहीं रख सकते, अलग करना है, अलग अलग जीनस, एक ही जीनस के अंदर दो स्पीशीज बना दो, एक ही फैमिली के अंदर मल्टीपल जीनस, एक ही ऑर्डर के अंदर मल्टीपल फैमिली, एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल ऑर्डर, एक ही डिवीजन के अंदर मल्टीपल क्लास, एक ही किंगडम के अंदर मल्टीपल डिवीजन। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हो सिमिलैरिटी या कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं। लोअर द टैक्सा, जितने लो लेवल की इंफॉर्मेशन है उतने ही ज्यादा कैरेक्टर उस टैक्सॉन के अंदर मेंबर शेयर करेंगे। अगर मैंने कहा कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों सोलेनेसी के मेंबर्स हैं, और मैंने कहा दो मेंबर दोनों ही सोलेनम ट्यूबरोसम के मेंबर्स हैं, तो अगर मैंने कहा ए एंड बी बिलोंग टू सोलेनेसी, मैंने कहा सी एंड डी बिलोंग टू सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। इस तरीके से मैंने बता दिया कि भाई एक सोलेनेसी है और एक क्या है मेरा? सोलेनम ट्यूबरोसम है। एनसीईआरटी की लाइन ने अब क्या बोला हमें? एनसीईआरटी की लाइन ने हमें ये कहा दैट द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, नीचे से ऊपर। सी और डी में जितनी सिमिलैरिटीज हैं
ए और बी में उतनी ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं होंगी. लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टर्स दैट दे शेयर विद इन द टैक्सॉन. अगर सोलोनम ट्यूबरोसम है दोनों तो इनमें ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, इनमें कम. हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट सेम लेवल. ये दोनों किसके मेंबर्स हैं? फैमिली. और सी और डी में सोलोनम ट्यूबरोसम क्या बताता है? स्पीशीज. तो जितना हायर कैटेगरी होगा आपको दो मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा. मैं अगर बोलूं कि सोलोनेसी एंड फैबेसी के बीच में कंपैरिजन करना है तो इसका कंपैरिजन मुश्किल है. बट मैं अगर बोलूं सोलोनम ट्यूबरोसम एंड सोलोनम मेलोंजेना ब्रिंजल में कंपैरिजन करना है तो वो कंपैरेटिवली आसान होगा. ठीक है, तो ये चीज बताइए हमारी एनसीईआरटी ने. ये टेबल है एनसीईआरटी की, बहुत जरूरी टेबल है. यहां इन्होंने ये दिखा रखा है. मान लेते हैं यहां मैं एक लगा देता हूं किंगडम. तो किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे. ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे स्पीशीज. तो ये जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज हैं, ये जो सारी चीज हैं, दिस इज नोन एज रैंक और लेवल. ये जो 7 चीजें लिखी है ना, 1 2 3 4 5 6 7, these 7 levels, these are the 7 designations. तुम कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का नाम मुंह से निकालोगे वो इन 7 में से किसी को जाएगी. तुमने बोला इंसेक्ट, ठीक है, तो इंसेक्ट मतलब इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करेगा. तुमने कहा सर आई सॉ अ टाइप ऑफ अ डाइकॉट प्लांट, तो अगर तुमने कहा डाइकॉट प्लांट है तो वो क्लास को बिलोंग करेगा. तुमने कहा सर मैं एक जंगल गया था और मैं आई सॉ मेनी प्राइमेट्स, तो तुमने कहा मैंने प्राइमेटा देखे हैं, तो तुमने एक ऑर्डर के लिए रेफरेंस दिया है. तो अलग अलग, अगर मैं बोलूं होमो, मस्का, मैंजीफेरा, ट्रिटिकम, दे आर डिफरेंट टैक्सा एट द सेम लेवल. अगर मैं बोलूं होमो, मस्किडी, सैपिनडेल्स, मोनोकॉटिलिडनी, दे आर डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स. अगर मैं बोलूं ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम पोएसी, पोएल्स, दे आर डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स. ये जो नीचे वाला ग्रुप है ना सारा मेरा, ये सारा जो ग्रुप है, दिस कंप्लीट ग्रुप, दीज आर मेरे टैक्सा. ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज एन इंडिविजुअल टैक्सॉन. ये एक इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो किसी ना किसी लेवल को बिलोंग करेगा. तो रैंक एंड टैक्सॉन. फिर एनसीईआरटी ने बताया टैक्सोनॉमिक एड्स. अब मैंने तुम्हें अगर एक रैंडम पौधा आज की डेट में लाके रख दिया तुम्हारे सामने, तो तुम उसके कुछ कैरेक्टर्स देखना स्टार्ट करोगे. जब तुम उसके कुछ कुछ कैरेक्टर्स देखोगे तो तुम उसको थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर लोगे. इतनी पढ़ाई तुमने कर रखी है कि तुम पत्ते को देख के बताओगे कि अगर उस पत्ते में डाइकॉट है तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, मोनोकॉट है तो उसमें पैरेलल वेनेशन तुम्हें मिल जाएगा. तो तुम एटलीस्ट ये पहचान करना जानते हो. लेकिन अब मैं तुमसे ये पूछूं बेटा, अब बताओ डाइकॉट के आगे भी तो बोलो ये क्या है, डाइकॉट के आगे ये क्या है. तो तुमने कहा अच्छा सर थोड़ा टाइम दो. तुमने उसकी मिट्टी खोदनी शुरू करी. अब मिट्टी खोदते 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 तुम्हें उसके अंदर दिख गया कि एक ऐसे मोटा सा गोल सा स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल घर में मम्मी की टोकरी में पड़े जैसा आलू है. तुम बोलोगे अरे सर ये तो आलू है. अब मैं पूछूंगा हाँ ठीक है अब बताओ इसकी क्लासिफिकेशन. तो तुम बोलोगे सर किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, फैमिली सोलोनेसी, जीनस सोलेनम एंड स्पीशीज सोलेनम ट्यूबरोसम. हो गई उसकी पूरा क्लासिफिकेशन, सब कुछ कर दिया तुमने इसका.
लेकिन अगर तुमने खोदा और तुम्हें अंदर जड़ी जड़ दिख रही है, ऊपर एक फूल है, तुम्हें पता नहीं वो फूल है क्या, तब तुम क्या करोगे बैठ के? तुम्हें कोई मदद चाहिए ना, तो वो है तुम्हारी टैक्सोनॉमिक एड। एड का मतलब है यहाँ पे मदद, यहाँ पे एड्स का मतलब डिजीज नहीं है, अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम नहीं है, ये फर्स्ट एड वाला एड है, ये हेल्प वाला एड। ठीक है, तो जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज होती हैं ये हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम उसके यूजफुलनेस ढूंढ पाए। ये सारी स्टडी करने के लिए आपको अच्छे से क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करनी है। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इंटेंसिव लैब और फील्ड स्टडी करनी है। अपने आप थोड़ी कोई ज्ञान पैदा हो जाएगा। नाउ एनसीईआरटी हैज मेंशन्ड दैट द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मतलब सैंपल, ये है आपका मेन सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक डेटा। इतनी सारी जो क्लासिफिकेशन हो रखी है, तो किसी न किसी साइंटिस्ट ने असली में वो कीड़ा, असली में उस मछली, असली में उस सांप, असली में उस मकड़ी को पकड़ पकड़ के, असली में उस पौधे को लेके लैब में उनकी पूरी स्टडी की है। तो कलेक्शन इज द मेन सोर्स ऑफ दिस डेटा। ठीक है, प्लस दे नीड सम फंडामेंटल नॉलेज अबाउट सिस्टमैटिक्स। इसी से आप फिर सारी क्लासिफिकेशन करोगे, अब सारी इंफॉर्मेशन निकालोगे, इंफॉर्मेशन को स्टोर करोगे, उसे ऑनलाइन डेटाबेस में डालोगे कि आज के डेट में दुनिया में कोई भी उसे एक्सेस कर पाए। तो बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन, कि जिसको पढ़ के उसका नाम रखा गया है, उसके बारे में स्टडी की, उस सैंपल को भी प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एड्स हैं। पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस को कहते हैं जहां सिर्फ प्लांट के स्पेसिमेंस कलेक्टेड हैं, उनको सुखा के प्रेस करके प्रिजर्व किया गया है शीट्स पे। कभी तुम्हारे किसी फेवरेट पर्सन ने तुम्हें गुलाब दिया हो, या कभी तुम अपने किसी रिलीजियस प्लेस पे गए थे, वहां पे किसी जगह तुम्हें कोई फूल वगैरह मिला हो, तो तुम बुक्स में लाके उसको दबा के रख देते थे। कभी 4-5 साल बाद तुमने वो किताब खोली तो तुम्हें वो फूल मिलता था, है ना? तो फूल क्या है? सूख के चपटा हो गया, प्रेस हो गया। प्रेस करने का मतलब खाली आयरन करना थोड़ी होता है। प्रेस करना मतलब चीजों को फ्लैट कर देना, और वो प्रिजर्व्ड है आराम से। स्पेशल शीट होती है, उसे हर्बेरियम शीट कहते हैं, और उस पूरे रूम को हम हर्बेरियम कहते हैं। और कोई कबाड़ खाना नहीं है भाई। कईयों की किताबों की अलमारी में चीजें अच्छे से लगी होती हैं कि ये सारी बायो की बुक्स, ये फिजिक्स की बुक, ये केमिस्ट्री की बुक्स, ये सीबीएसई की बुक्स हैं, ये आपके प्रिपरेशन की बुक्स हैं, ये आपके मॉड्यूल्स हैं। कईयों का ऐसे ही पड़ा होता है सारा सामान, ऐसी सारी कॉपी किताब सब कहीं भी कुछ भी है। यहां पे हर्बेरियम में हर चीज कैसे है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन ऑन द हर्बेरियम शीट। उस शीट पर उसकी कुछ इंफॉर्मेशंस भी लिखी होती हैं, एंड दस इट बिकम्स द स्टोर हाउस या रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है स्टोर हाउस। तो प्रॉपरली एक्सेप्टेड लाइब्रेरी की तरह है बिल्कुल ये। हर्बेरियम इज अ लाइब्रेरी ऑफ हर्बेरियम शीट्स। ठीक है, और इस पे क्या क्या है? डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस दिन किस जगह से वो सैंपल कलेक्ट किया है। इंग्लिश में उसे क्या बुलाते हैं? लोकल भाषा में, लोकल भाषा में उसे क्या बुलाते हैं? बोटानिकल नेम, साइंटिफिक नाम उसका क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कल को तुमने कहा सर हम आम का बनाना चाहते हैं। अब आम का तो पेड़ होता है इतना बड़ा, पेड़ को कैसे शीट पे रखोगे? तो तुम क्या करोगे? अलग से उसका पत्ते के 2-3 पत्ते तोड़ लोगे, उसका जो फ्लावर है, फ्लावर के 2-3 सैंपल तोड़ लोगे, जो उसका ट्री का ट्रंक है उसके थोड़े से बार्क के सैंपल तोड़ लोगे, जड़ के थोड़े से सैंपल काट लोगे। फ्रूट को रख नहीं सकते, सड़ जाएगा सारा का सारा, सारा खराब हो जाएगा। बट ये छोटे छोटे सैंपल्स इकट्ठा करके हर्बेरियम शीट बना सकते हो। तो तुम लिखोगे इंग्लिश नेम मैंगो, तुम लिखोगे लोकल नेम, अगर तुमने नॉर्थ इंडिया से लिया है तो आम, बोटानिकल नेम लिखोगे मैंजीफेरा इंडिका। फैमिली एनसीईआरटी ने बता रखा है एनाकार्डिएसी। कलेक्टर्स नेम अपना नाम लिख दो। ठीक है, तो हर्बेरिया आर क्विक रेफरल सिस्टम्स। लाइब्रेरी की तरह जाओ, सैंपल पूछो, बता देंगे यहां यहां जाओ, यहां यहां, एकदम मिल गया आपको आराम से सैंपल। फिर आते हैं बोटानिकल गार्डन। यहां पे जिंदा प्लांट्स हैं, वहां मरे हुए प्लांट है सुखा के चपटे करके रखे हैं, यहां जिंदा प्लांट्स हैं। गार्डन में है
आइडेंटिफिकेशन के लिए है, और यहां पे लेबलिंग में खाली साइंटिफिक नेम और फैमिली है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। इंग्लैंड में एक जगह है क्यू नाम की, उनका बोटानिकल गार्डन बहुत अच्छा है। कोलकाता में, हावड़ा में इंडियन बोटानिकल गार्डन है। लखनऊ में नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का अपना गार्डन है। जनरली ऐसा होता है कि हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बोटानिकल गार्डन्स के पास, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के पास अपना बोटानिकल गार्डन, अपने हर्बेरियम्स होते ही हैं, अपने अपने म्यूजियम्स भी होते हैं। इनफैक्ट म्यूजियम्स जो होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाते हैं। म्यूजियम्स में अगेन प्रिजर्व, जब भी प्रिजर्व वर्ड आता है ना, समझ जाना डेड चीजें हैं। प्रिजर्व वर्ड आती समझ जाना डेड है। प्लांट भी होंगे, एनिमल स्पेसिमेंस भी होंगे, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। The specimens are preserved in the containers or jars in preservative solution. फॉर्मेलिन नाम का सोल्यूशन होता है, उसमें रखा जाता है। प्लांट और एनिमल को आप सुखा के भी रख सकते हो। भाई कोन है किसी प्लांट का, जिम्नोस्पर्म में कोन आता है, कोन को प्रेस नहीं कर सकते, एज इट इज रखा जाएगा। ठीक है। बहुत सारे जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को सोल्यूशन में नहीं रखते, उनको ड्राई करके, कलेक्ट करके, किल करके, पिंस की मदद से बॉक्सेस के अंदर रखते हैं। बड़े बड़े एनिमल्स, बर्ड्स, मैमल्स को अगर उनका फेदर, उनकी स्किन, उनका लेदर सब सही है, उनको स्टफ करके रख सकते हैं। कई सारे जानवर हैं जिनके स्किन वगैरह पे डैमेज है, तो पूरी स्किन हटा के सिर्फ उनके स्केलेटन सिस्टम को प्रिजर्व करके रखते हैं। फिर आते हैं जू। जू की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स हैं, अगेन कैसे, सब जिंदा कंडीशन में। हर्बेरियम में डेड, बोटानिकल में जिंदा। म्यूजियम में डेड, जूलॉजिकल में जिंदा। हर्बेरियम में प्लांट्स, बोटानिकल में प्लांट्स, म्यूजियम में दोनों, जू में खाली एनिमल्स। और यहां पे आप उनका खाने पीने का तरीका क्या है, उनका रिप्रोडक्शन का बिहेवियर क्या है, ये सब पढ़ते हो। जितने भी जानवर होंगे जू में, उन्हें ऐसी नेचुरल हैबिटेट दी जाएगी जो उसकी नेचुरल हैबिटेट को अपेयर करती हुई दिखे। तभी तुम जब भी जाओगे जू में, जिराफ, जितना भी जिराफ है, जेब्रा है, आपका लायन है, आपके डियर हैं, उनको ऐसा एरिया दिया जाएगा जो बिल्कुल बिल्कुल घास जैसा है। जहां पे भी टाइगर्स को रखा जाएगा वो काफी घना जंगल जैसा बनाया जाएगा। जहां भालू को रखा जाएगा वहां केव्स बनाई जाएंगी। जहां एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स को रखा जाएगा वो एकदम कीचड़ जैसा, दलदल जैसा तालाब के पास बनाया जाएगा। तो ऐसे अलग अलग करते हैं। प्लस बच्चों को बड़ा पसंद होता है जू जाके एनिमल्स देखना। फिर आती है की। अब ये जो है ना की वगैरह, ये सब कुछ रिटन टेक्स्ट है। अब कोई भी चीज फिजिकल नहीं है, रिटन टेक्स्ट है सब। हर्बेरियम में और म्यूजियम में असली में चीजें हैं मरी हुई। बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में असली चीजें हैं जिंदा फॉर्म में। यहां कोई चीज है ही नहीं, कोई फिजिकल चीज नहीं है, सब कुछ अब लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज रिटन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो की जो होती है अगेन आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी के बेसिस पर कीज बनाई जाती हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेयर नोन एज कपलेट। दोहा मतलब हो सकता है की का नंबर लिखा है 1, अब 1 में लिखा होगा ए, 1 में लिखा होगा बी। क्या? दैट फ्लावर्स हैव 5 petals, flowers have 4 petals। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये कहलाएगा मेरा कपलेट नंबर 1, कपलेट नंबर 1। ठीक है। और क्या है इसमें, पेयर है, 2 स्टेटमेंट का पेयर है तो कपलेट बोल दिया इसे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, या तो 5 पेटल होगा या 4 पेटल होगा। एक ही फूल में दोनों हो थोड़ी हो सकता है, एक फूल में तो 5 या 4 होगा ना। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और आपको एक चॉइस बनानी है इन 2 ऑपोजिट ऑप्शंस में। कॉन्ट्रास्ट मतलब एकदम ऑपोजिट, तो आपको इनके बीच में एक ही चॉइस लेनी है ना, या तो 5 या 4। अब आपने 5 चूज किया तो हो सकता है इसके आगे लिखा है नंबर 2, इसके आगे लिखा है नंबर 3। इसका मतलब अगर आपने फर्स्ट, आपने की के अंदर पहले कपलेट में पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो अब आपके पास सिग्नल है। ट्रेजर हंट में आपको क्या क्लू मिला कि सेकंड कपलेट पे जाके अब उसका फीचर देखो।
सेकंड में भी अगेन दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, एक कैरेक्टर चूज करोगे, एक कैरेक्टर रिजेक्ट करोगे। तो इस तरीके से बनते हैं, एक्सेप्ट करोगे एक को, रिजेक्ट करोगे दूसरे को, और हर एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट जो होता है उसे लीड कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा कपलेट है, ए एंड बी आर माई लीड, क्योंकि ये क्लू की तरह काम कर रहे हैं। करते 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 तुम्हें जो फैमिली, जो जीनस, जो स्पीशीज आइडेंटिफाई करनी है वो तुम कर सकते हो। हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तुमने एक पौधा देखा था, तुमने देखा ये डाइकॉट तो है, अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है डाइकॉट के अंदर ये क्या इसका ऑर्डर है। तो ऑर्डर के लिए एक अलग सेट ऑफ कीज लोगे, उसमें ऐसे बहुत सारे कपलेट होंगे और लास्ट कपलेट के आगे नाम लिखे होंगे, तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे अच्छा ये ऑर्डर है। फिर उस ऑर्डर के अंदर के अलग से सेट ऑफ कीज होंगी जिसमें लिखा होगा बहुत सारे, फिर से बहुत सारे कपलेट, बहुत सारे लीड्स। एक एक्सेप्ट करोगे, एक रिजेक्ट करोगे, कपलेट टू कपलेट, कपलेट टू कपलेट जाओगे, फिर पता चल जाएगा अच्छा ये फैमिली है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। बहुत एनालिटिकल है, इतना ज्यादा तामझाम करना पड़ता है, इतनी ज्यादा एनालिसिस करनी पड़ती है। फिर आता है फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग, ठीक है, इस भी आइडेंटिफिकेशन की हेल्प की जाती है। सबसे पहले है फ्लोरा, एक्चुअल अकाउंट है हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का प्लांट्स के रिगार्डिंग एक एरिया में, प्लस इसके अंदर एक इंडेक्स है कि उस एरिया में क्या क्या प्लांट्स पाए जाते हैं। तो फ्लोरा खाली प्लांट्स का होता है, फ्लोरा खाली प्लांट्स का होता है और खाली डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। भाई तुमको पता चला कि एक पौधा के मैंने तुम्हें नाम दिया टर्मिनेलिया अर्जुना, मैंने कहा बेटा टर्मिनेलिया अर्जुना नाम का ये जो पौधा है, टर्मिनेलिया अर्जुना नाम का पौधा है, मुझे इसके पत्ते चाहिए बेटा, ला देना प्लीज। तुमने हाँ सर बोल दिया, तुम्हें पता ही नहीं है पौधा क्या है। तो अब तुम कहीं पे आसपास जाओ, अपने एरिया की फ्लोरा वाली बुक निकालो, उसमें इंडेक्स में टी पे जाओ, टी पे टर्मिनेलिया अर्जुना ढूंढो, उसमें पेज नंबर पे लिखा होगा कि तुम्हारे एरिया में वो पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। इट हैज द अकाउंट ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जहां पे वो पौधा, वो ऑर्गेनिज्म रहता है, उगता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कितने एरिया में फैला हुआ है, कहाँ कहाँ मिलेगा तुम्हारे शहर में, तो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वहां से पत्ते ले आना। लेकिन अब दूसरी दिक्कत, तुम्हें पता ही नहीं है कि टर्मिनेलिया अर्जुना दिखता कैसा है। तुमने पता तो लगा लिया कि अच्छा उस एरिया में मिलेगा, बट दिखता कैसे तुम्हें पता ही नहीं है। तो मैनुअल जो है ना वो इंफॉर्मेशन देती है आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑफ द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। तो अगर तुम्हें पहले ये पता करना है कि टर्मिनेलिया अर्जुना दिखता कैसा है, तो पहले तुम मैनुअल में ढूंढना उसके बारे में, तुम्हें उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन के बारे में एक एक चीज मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन टर्मिनेलिया अर्जुना का मैनुअल में मिलेगा। फिर फ्लोरा की मदद से देखो कि अब वो कहां पाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जब हनुमान जी को कहा कि संजीवनी लानी है, ठीक, तो एक ऋषि ने संजीवनी का उनको डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई आपको एक ऐसी जड़ी बूटी लानी है जिसका ये डिस्क्रिप्शन है। उन्होंने कहा कहाँ मिलेगी, उन्होंने कहा भाई द्रोण पर्वत पे मिलेगी। ठीक है जी, उन्होंने कहा द्रोण पर्वत कहाँ मिलेगा, उनको डायरेक्शन दी गई, यहाँ यहाँ जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, द्रोण पर्वत मिल जाएगा। उन्होंने वो चीज फॉलो करी, द्रोण पर्वत पे पहुंच गए। तो एक तरीके से फ्लोरा की हेल्प ली गई, फ्लोरा ने बताया कि यहां जाना है, यहां ये चीज मिल जाएगी, वो उस जगह पहुंच गए। लेकिन उनको जो डिस्क्रिप्शन दिया गया वो इतना सटीक नहीं था, उनको सारे ही पौधे वैसे डिस्क्रिप्शन के लग रहे थे, बट वो सारे वो है नहीं। तो इसलिए हमें बताया जाता है भाई हनुमान जी ने पहाड़ उठाए और पूरा का पूरा पहाड़ ले आए। तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना कि पूरा का पूरा जंगल ले आओ मेरे कहने पर, ऐसा तो नहीं करोगे। तो तुम मैनुअल को और अच्छे से पढ़ोगे कि टर्मिनेलिया अर्जुना को एग्जैक्टली कैसे पहचाना जाए, तो उसका सारा का सारा डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन तुम्हें मैनुअल में मिल जाता है। ठीक है, मैनुअल हैज द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। उस एरिया में जितनी स्पीशीज मिलते हैं सबका आइडेंटिफिकेशन, सबका डिस्क्रिप्शन मैनुअल में है। मैनुअल में सबका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। और
फ्लोरा में उस एरिया में पाए जाने वाले जितने प्लांट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी लोकेशन दी हुई होती है, ठीक है, उनकी लोकेशन वहां पर है। फिर अगर मैंने अब तुमसे थर्ड सवाल किया कि बेटा इस टर्मिनेलिया अर्जुना के बारे में सारा मेरे को उसकी कुंडली चाहिए कि ये क्या है, ये कहाँ बिलोंग करता है, कब उगता है, इसमें क्या फ्रूट्स आते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे टेम्परेचर में रहता है, नहीं रहता है दुनिया में, और कहाँ पाया जाता है। अब मैं पीछे ही पड़ गया भाई, टर्मिनेलिया अर्जुना की ही पूरी पंचायती चाहिए मुझे। तो अब तुम हेल्प लोगे मोनोग्राफ नाम की किताब की। मोनोग्राफ जो होता है वो सिर्फ एक ही टैक्सॉन के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लेके बैठा है। फ्लोरा में उस एरिया में जितने पौधे हैं सबकी लिस्ट है कि ये कहाँ मिलते हैं। मैनुअल में उस एरिया में जितने प्लांट्स हैं सबकी लिस्ट है कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मोनोग्राफ में उस एरिया के बारे में सारे पौधे नहीं है, एक मोनोग्राफ में सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में ही लिखा होता है। और जो कैटलॉग है, कैटलॉग में बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। जैसे तुम किसी गाड़ी के शोरूम में जाते हो, गाड़ी के शोरूम में गए, वो एक बुकलेट लाके रखता है कि साहब ये गाड़ियां हैं, फोटो है और ये इसके मेन फीचर्स हैं। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, प्लस फोटो वोटो लगा देंगे तो वो बन जाती है एक कैटलॉग। उसमें इलैबोरेट कुछ नहीं मिलेगा, छोटा सा होता है कैटलॉग। तो ये है हमारे टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे काम कर सकते हो। ऑलराइट, so that is it for this lecture. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ इन द न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय। एनसीईआरटी डिकोडर इज साइनिंग ऑफ। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।